In today's lecture, the most important thing we are going to start in the field of control systems, that is controllers, the concept of controllers. ठीक है, अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा था उसमें हमने सिस्टम को एनालाइज किया, उसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किए, और हम ये देख रहे थे कि सिस्टम में जब भी हम कुछ उसका स्टेप रिस्पॉन्स एनालाइज करते थे तो सिस्टम का कुछ इनहेरेंट बिहेवियर होता है जिसमें हो सकता है कि वो कुछ स्टेडी स्टेट एरर दे। कुछ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हमने देखा था कि ऑसिलेशंस आती हैं, इट हैज सम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सम डैम्पिंग, दैट इज द इनहेरेंट नेचुरल बिहेवियर ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट व्हेनेवर वी आर यूजिंग दीज सिस्टम्स इन द रियल लाइफ, ठीक है, we might not be interested in this kind of an output. अगर उसमें oscillations हैं, हम नहीं चाहते कि आउटपुट में वो oscillations appear हों, ठीक है, we don't want the oscillations to actually appear in the output. So what to do? या in general अगर हम ये कहें कि जो inherent behavior हमारा system show कर रहा है, if that is not the desired output, then what do we do? तो हम एक नया एक सिस्टम बीच में लगाएंगे, एक डिवाइस यू कैन से वी अटैच अलोंग विद द सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड अ कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर बेसिकली होता क्या है? इट कैन बी अ मैथमेटिकल फॉर्मूला और इट कैन बी सम एल्गोरिथम, ठीक है, जो ये डिसाइड करता है कि मुझे प्लांट में क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज सपोज अ फ्लो सिस्टम जिसमें हम टैंक में एक रिक्वायर्ड हाइट तक वी वांट टू फिल सम फ्लूइड, तो टैंक में जो वॉल्व लगा हुआ है जहां से फ्लो आता है, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कब ऑन होना है और कब ऑफ हो जाना है? ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग जो होती है, जो एक एनालिसिस होता है, वो कौन करता है? वो कंट्रोलर करता है। तो अब हम एक नया डिवाइस पढ़ने वाले हैं। डिवाइस हम इसे कह सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज एल्गोरिथम यू कैन से, और यू कैन से इट इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसे हम हार्डवेयर के फॉर्म में रियलाइज करके अपने सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं, और ये वो डिवाइस बन जाता है जो डिसाइड करेगा कि मेरे सिस्टम को अगले टाइम इंस्टेंट पे क्या करना चाहिए, सो दैट the output becomes more and more and more closer to the desired output. ठीक है, जब उसको as the height on the tank goes on increasing, तो मेरे सिस्टम को पता चलना चाहिए that the height is increasing and now I need to shut the valve. इनपुट वाल्व को मुझे बंद कर देना है। ठीक है, तो वो बंद कैसे करेगा, उसको कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक फीडबैक होता है, फीडबैक से हम वैल्यू आउटपुट की लेते हैं और उसको अपनी डिजायर्ड वैल्यू से कंपेयर करके एक एरर सिग्नल निकालते हैं, और हमारा जो कंट्रोलर होता है वो इस एरर सिग्नल पे काम करता है। एक चीज हमेशा याद रखो, जो भी आपके डिसाइडिंग एल्गोरिथम्स होंगे, कंट्रोलर होगा मैथमेटिकली, कोई भी एक आपने मान लो आरसी सर्किट के हेल्प से कंट्रोलर बनाया, किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम या कंट्रोलर जो भी होगा वो एरर पे काम करता है। एरर की मैग्नीट्यूड पे काम कर सकता है, ठीक है, एरर की रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एरर पे काम कर सकता है, लेकिन वो हमेशा काम करता है एरर सिग्नल पे। ठीक है, एरर सिग्नल के बेसिस पे वो ये डिसाइड करता है कि प्लांट को कैसा एक्चुएटिंग सिग्नल देना है। एक्चुएटिंग सिग्नल का मतलब होता है जो एक नया एक्शन इनिशिएट करे। ठीक है, तो ये कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस है जो हर टाइम इंस्टेंट पे, जैसे ही आप सिस्टम को ऑन कर देते हो, हर टाइम इंस्टेंट पे वो एरर को जज करता है। ठीक है, रिमेंबर जो कंट्रोलर है वो एरर को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, हमने उसके लिए फीडबैक लगाया हुआ है, हमने सेंसर लगाया है, हम सेंसर से सिग्नल लेते हैं, उसको कंपैरेटर में फीड करके हम एक एरर सिग्नल जनरेट करते हैं, और वो एरर सिग्नल को एनालाइज करता है हमारा कंट्रोलर। उस एरर सिग्नल के बेसिस पे कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि मेरे प्लांट को क्या एक्शन लेना चाहिए, सो दैट द एरर कैन बी मिनिमाइज्ड एज द टाइम प्रोसीड्स। ठीक है, तो ये कंट्रोलर जो होते हैं ये बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं।
ये जैसे अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी प्रोमिनेंट है, तो उसमें भी जितने अलग अलग एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं, फजी है, जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं, लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स दैट वी यूज, वो भी कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड कॉम्पनसेटर्स। कॉम्पनसेटर्स होते हैं जो माइनर कंट्रोल या माइनर फिक्सेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए भी हम डिजाइन करते हैं। इफ यू जस्ट वांट यू नो अ लिटिल बिट एडजस्टमेंट इन द आउटपुट, तो कॉम्पनसेटर्स भी एक टाइप के कंट्रोलर्स ही होते हैं। और सबसे पॉपुलर आपके सिलेबस में जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे जो पॉपुलर कंट्रोल एल्गोरिथम कह लो, या जो सबसे पॉपुलर कंट्रोलर होता है, दैट इज कॉल्ड PID कंट्रोलर। ओके, PID का मतलब होता है P stands for proportional, I stands for integral and D stands for derivative। ठीक है, तो on the screen you can see there is a formula written, ds is equal to kp plus ki upon s plus kd into s। ये इस PID कंट्रोलर का मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है, जिसमें तीन वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। kp, ki and kd are three constant values। 1 upon s indicates कि यहाँ पर एक इंटीग्रेटर लगा हुआ है, और s इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक डेरिवेटिव ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में वी आर गोइंग टू हैव ओनली दिस बेसिक टाइप। Of course, at the later stages we are going to talk about compensators, but in terms of controller we have the basic, the most simplest type of controller in your syllabus, that is called the PID controller. Now, although it is the simplest type, but remember that PID controller is actually one of the very efficient type of controllers. आज भी, you know, in most of the industries you find PID only is working, because PID has a lot of benefits. Implementation of PID is quite easy। ठीक है, इसको आप माइक्रो कंट्रोलर में फीड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, PIDs को आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ RC सर्किट्स ऑल्सो। जो आपके नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, RC ओपैम्स होते हैं, ओपैम्स में भी यू विल बी स्टडिंग लेटर इन सम ऑफ द कोर्सेज, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इनकी हेल्प से हम PID कंट्रोलर का हार्डवेयर बना सकते हैं। ठीक है, सो इन योर सिलेबस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि PID क्या होता है, इसके जो तीनों टाइप्स हैं वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। लेटर स्टेजेस पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसका रियलाइजेशन रियल लाइफ में कैसे होता है। अब जैसे अगर ये हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अगर तो मुझे इसको माइक्रो कंट्रोलर में फीड करना है, तो माइक्रो कंट्रोलर को मैंने फीड कर दिया कि डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल क्या है, सिग्नल आया, मैंने सिग्नल को इंटीग्रेट कर लिया, सिग्नल को डेरिवेट कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर लगाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जिसमें मुझे हार्डवेयर के फॉर्म में, सर्किट के फॉर्म में बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में क्या होता है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, इनकी हेल्प से जो सिग्नल हमारे पास इनपुट में आ रहा है, उसके लिए हम एक इंटीग्रेटर डिजाइन करते हैं, उसके लिए हम एक डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऑपरेटर डिजाइन करते हैं, फिर हम एक एडर डिजाइन करते हैं जिसमें वोल्टेजेस या करंट्स ऐड होती हैं। लाइकवाइज, तो वो एक वन स्टेप अहेड होता है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन लेवल। और उससे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज डिजाइनिंग ऑफ कंट्रोलर्स। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान में रखना, हम दो टर्म यूज करते हैं, एक मैं बोल रही हूँ डिजाइन करना, और एक मैं बोलती हूँ इम्प्लीमेंट करना। डिजाइन करने का मतलब होता है कि जैसे आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया और आपको ये कह दिया मैंने कि आपको PID कंट्रोलर डिजाइन करना है। डिजाइन करने का मतलब ये हुआ कि KP, KI और KD की वैल्यूज क्या होंगी, वो मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करोगे। उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, हम वो प्रोसीजर स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में, और उससे हम ये देखेंगे कि हम PID को कैसे डिजाइन करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, द वर्ड डिजाइन एक्चुअली मीन्स ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा कि इसका सर्किट डिजाइन करके बताओ, although circuit designing I don't think it is there in your syllabus, but अगर if I use the term design in terms of circuit, उसका मतलब ये होता है
कि आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ये बताओ कि रेजिस्टेंस अगर यूज हो रही है तो कितने ओम्स की है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर अगर यूज हो रहा है तो कितने कैपेसिटेंस का है, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितने गेन का लगाया है आपने, ये जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज एक्चुअली डिजाइनिंग पार्ट. Okay, so when I say design a controller या design a PID controller, that means on the basis of the system that is given to you, जो transfer function आपको दिया गया है, उसके help से mathematically you have to find out the values of this controller. यानी KP, KI, KD, इनकी values को निकालते हैं. That aspect is called designing. And when I say implementation, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि अब आपको मैथमेटिकली तो पता चल गया कि मेरा कंट्रोलर क्या होना चाहिए, लेकिन सिस्टम को कैसे पता चलेगा अल्टीमेटली. अगर आपको मोटर को कंट्रोल करना है, अगर आपको वॉल्व को कंट्रोल करना है, तो आपको कुछ हार्डवेयर चाहिए. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपने थ्योरेटिकली डिजाइन कर लिया है, उसको आप हार्डवेयर में कैसे लेकर जाओगे, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन. और उसके अलग अलग तरीके होते हैं. आप माइक्रो कंट्रोलर्स में फीड कर सकते हो, आप उसके लिए RLC सर्किट्स बना सकते हो. एक होता है कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल. ठीक है, वो PLC कुछ नहीं है, एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म होता है जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम प्रोग्रामिंग करने के लिए. ठीक है, उस पर भी आप अपने PID को इंप्लीमेंट कर सकते हो. तो डिजाइनिंग जो होती है वो सेम रहती है मोस्टली हर जगह, उसका जो तरीका होता है वो सेम रहता है. इंप्लीमेंट जब आप करोगे तो वो बदल जाता है. ठीक है, बिकॉज सी अ स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर, आपका आर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया, ये आपके छोटे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे. अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्वाडकॉप्टर को कंट्रोल करना है, उसमें भी PID होता है. ओके, आगे अब इफ यू वांट टू गो थ्रू सम ऑफ द वीडियोस, क्वाडकॉप्टर की वीडियोस खोल के देखना, उसमें भी एक PID कंट्रोलर लगा होता है. ठीक है, तो अगर मुझे उसमें PID कंट्रोलर लगाना है तो मैं PLC के हेल्प से नहीं लगाऊंगी. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल. एक छोटा सा आर्डिनो का चिप या एक छोटा सा रास्पबेरी पाई का चिप इज सफिशिएंट फॉर मी टू कंट्रोल द क्वाडकॉप्टर. लेकिन अगर मुझे एक बहुत बड़ा मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट वाला प्लांट कवर करना है, जिसमें बहुत सारे चैनल्स रन हो रहे हैं, बहुत सारे वॉल्व्स लगे हुए हैं, बहुत सारा डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, and there is a complicated way of taking decisions, वहां पर मैं PLC अप्लाई करूंगी, क्योंकि PLC जो होता है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रोलर इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म होता है. ठीक है, तो हम डिजाइनिंग की बात करेंगे और हम इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे. इन टुडेज लेक्चर दिस इज जस्ट टू क्रिएट एन ओवरव्यू. पहले आज इंपॉर्टेंट ये है दैट यू मेक अ माइंडसेट, एन ओवरव्यू कि एक्चुअली में कंट्रोलर होता क्या है. तो कंट्रोलर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे सिस्टम के एरर को एनालाइज करके एक्चुएटिंग सिग्नल को इनिशिएट करता है, सो दैट जो एक्चुएटिंग सिग्नल जब प्लांट में जाएगा तो मेरा प्लांट इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा कि मेरा एरर जो है वो कम होते 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 फाइनली जो आउटपुट है वो एक डिजायर्ड वैल्यू पे जाकर सेटल हो जाएगा. Is this much part clear to all of you? Right. So when we started with the early, discovery of this control concept, we started with a simple proportional feedback. Okay, engineers early discovered an integral control action as a means of eliminating the bias offset, and then finding poor dynamic response in many cases, an anticipatory term based on the derivative was added. The result is called the three-term or a PID controller and has a transfer function of the form ds is equal to Kp plus Ki upon S plus Kd into S, where Kp is the proportional term, Ki is the integral term, and Kd is the derivative term. Okay, so let me show you the wholesome picture first. This, as you see the diagram, can you see the block diagram in the right hand corner? Yes? This is what the system with a PID controller looks like. हमारे पास एक प्लांट है या प्रोसेस है जिसे हमें कंट्रोल करना है. इसके आउटपुट का जो वैल्यू है हमने सेंसर लगाया और हम उसको फीडबैक से कंपैरेटर में फीड करेंगे.
R is supposed to be the reference, ठीक है, रेफरेंस सिग्नल जिसको हमें अचीव करना है। यहाँ पर हम आउटपुट को इसके साथ कंपेयर करके एक एरर सिग्नल जनरेट करते हैं, और पीआईडी कंट्रोलर का ये फॉर्मेट होता है कि हमारे पास 3 पैरेलल एक्शन परफॉर्म होते हैं एरर सिग्नल पे, ठीक है। एरर सिग्नल 3 ब्लॉक्स में फीड किया जाता है। एक ब्लॉक उसमें दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि एक सिंपल एम्पलीफिकेशन होता है उसमें। एक ब्लॉक होता है जिसमें हम एरर सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं, और एक ब्लॉक होता है जिसमें हम एरर सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं। और जो तीनों रिजल्टेंट सिग्नल्स आते हैं उन्हें ऐड करके हम फाइनली प्लांट को फीड करते हैं। ये एक्चुएटिंग सिग्नल बनता है हमारा, जो इन तीनों के आउटपुट को ऐड करने से बनता है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो पीआईडी कंट्रोलर जो है वो 3 चीजें परफॉर्म कर रहा है। रिमेंबर, इट इज गोइंग टू परफॉर्म द एक्शन ऑलवेज ऑन द एरर सिग्नल, ठीक है। तो वो एरर सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, यानी कि किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो एरर को इंटीग्रेट करेगा और एरर को डिफरेंशिएट करेगा, और फाइनली तीनों सिग्नल्स को वो ऐड करके हमें एक एक्चुएटिंग सिग्नल देता है जो हम प्लांट को फीड करते हैं। तो ये एक ओवरऑल टर्म है व्हाट एक्चुअली माय पीआईडी कंट्रोलर लुक्स लाइक। अब हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन लेट अस सी कि ये क्या एक्शंस होते हैं। जो हम 3 एक्शंस की बात कर रहे हैं, व्हाट दे एक्चुअली मीन। द फर्स्ट वन इज प्रोपोर्शनल। Now, proportional control is essentially an amplifier that supplies additional loop gain to the system. This provides the system a sufficient energy to reach the required set point value. However, the gain can be increased only up to a certain limit, because on increasing the gain, the speed of the response towards the reference input and the disturbance are increased. A very high gain means that the output from the actuator demanded will be too large, reaching the physical limit. For higher order systems, there is a risk of instability for high values of gain. Now, what it means? अगर आपको याद हो, हमने प्रैक्टिकल में जब कुछ एक स्टेप रिस्पॉन्स फर्स्ट एग्जांपल किया था, तो you must be remembering that there were systems which were giving the output settling at some half value. हम उसको 1 का स्टेप इनपुट देते थे, लेकिन वो सेटल हो जाता था 0.5 पे। Do you remember that? If any of you remembers, we had done the closed loop system in the Simulink, और हमने स्टेप रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया था। तो ऐसे होता था कि हम उसको इनपुट देते थे 1, यानी कि रेफरेंस हमारा 1 था, बट सिस्टम जो है वो 0.5 पे सेटल हो जाता था, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब होता है कि सिस्टम के पास अपने आप में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो डिजायर्ड वैल्यू तक पहुंच पाए, ठीक है। वो एनर्जी कहां से आती है? वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से आती है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो बेसिकली एक एम्पलीफायर है जो हमारे सिस्टम को एडिशनल गेन प्रोवाइड करता है। देखो, जो मैं टर्म गेन यूज कर रही हूँ, गेन एक तरीके से आप सिस्टम की एनर्जी समझो, ठीक है। एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है गेन, कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जो हमारे सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है। जो सिग्नल है हमारा उसको एम्पलीफाई करता है, जो सिस्टम की एनर्जी है उसको बढ़ाएगा। Okay, so basically a proportional control, it provides sufficient energy to the system to reach the required set point value. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब मेरे पास यहाँ पर एक सिस्टम है 1/s+1, ठीक है। नाउ ऑलवेज योर सिस्टम इज गोइंग टू बी ऑफ दिस फॉर्मेट जब भी हमारे पास कंट्रोलर होगा। 1/s+1 जो है ये हमारा प्लांट है, और ये जो हमने सिस्टम लगा रखा है दिस इज K is actually a proportional control over here. अब जैसे मैंने बताया, proportional control is nothing but a multiplying factor, ठीक है। वो एरर को एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है और सिस्टम एक डिजायर्ड आउटपुट को ट्रैक करता है इजीली, ठीक है। अब ये देखो, ये एक मैंने एग्जांपल ले रखा है। अगर मेरे पास जो सिस्टम है वो है 1/s+1 और उसके पीछे मैंने एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा रखा है,
तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज करने से क्या होता है, जब मैंने यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 रखा था, नीचे आप डायग्राम में देखो तो सिस्टम का जो आउटपुट था वो 0.5 पे सेटल हो जाता था। मैंने इसको जो इनपुट दिया है, रिक्वायर्ड जो रेफरेंस इनपुट है वो मैंने 1 दिया है, लेकिन मेरा सिस्टम जो है वो 0.5 पे सेटल हो जाता है इफ आई गिव k इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे मैं k को बढ़ाऊंगी, यानी कि एम्पलीफाई करूंगी मैं अपने सिग्नल को, वैसे वैसे क्या होगा कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और वो फाइनली जो उसकी सेटलिंग वैल्यू है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो जब मैंने k को 1 से 5 में चेंज किया तो ये सपोज समवेयर अराउंड 0.82 के आसपास सेटल होना शुरू हो गया। देन व्हेन आई गिव इट k इज इक्वल टू 10, तो ये it is settling somewhere around 0.93, although it is still not 1, but somewhere around 0.93, राइट। सो जैसे जैसे मैं प्रोपोर्शनल वैल्यू बढ़ाती हूं वैसे वैसे मेरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ती चली जाती है और मेरा जो रिस्पॉन्स है वो क्लोजर टू द डिजायर्ड वैल्यू चला जाता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? कोई जिसे ये चीज ना समझ आई हो? Anybody who did not understand? Yes? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now, it is usually observed, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि हम जब उसको एक प्रोपोर्शनल गेन प्रोवाइड करते हैं ना, उस प्रोपोर्शनल गेन की एक लिमिट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम मैथमेटिकली गेन की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकली तो गेन कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 100, 1000, 10,000, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन इसमें लिमिट कैसे लगती है कि एक्चुअली में वो जो एम्पलीफिकेशन जब हम उसको फिजिकली रियलाइज करेंगे, जैसे अगर हमारे पास वोल्टेज है, मोस्टली ये सारा जो ऑपरेशन चलता है ये वोल्टेज और करंट सिग्नल्स पे ऑपरेट होता है। तो अगर मुझे वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है सपोज, तो मेरे पास हार्डवेयर जो अवेलेबल है उसकी कुछ लिमिट होगी, ठीक है। कोई भी हार्डवेयर मेरे पास ऐसा तो नहीं होता कि जिसका ऑपरेशन का कोई लिमिट ही नहीं है, कि मैं उसको एक मेरे पास अगर वोल्टेज आ रही है और मैं उसको 1000 times I go on amplifying it. First thing, it is not safe. Secondly, it is not a suitable value for my various components, ठीक है। और थर्डली, जो एक्चुएटर मेरे पास अवेलेबल है, जैसे आपने जो वोल्टेज सिग्नल एम्पलीफाई करके सपोज जनरेट कर भी लिया, फाइनली अगर वो मेरा एक फ्लो सिस्टम है और मुझे वो एक वॉल्व को देना है वो सिग्नल, तो मेरे वॉल्व का अपना कुछ फिजिकल लिमिट है, ठीक है। मेरा वॉल्व एक स्पीड से ज्यादा जल्दी ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि उसका अपना कुछ फ्रिक्शन है, अपना कुछ इनर्शिया है, तो उसकी एक फिजिकल लिमिट है, ठीक है। आप कितना भी हाई उसको सिग्नल देते चले जाओगे, ऐसा नहीं होता कि वो ब्लाइंडली आपके सिग्नल के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा। उसकी अपनी कुछ एक लिमिट आ जाती है, which is actually the physical limit of your actuator, and you have to keep your signal within that physical limit, ठीक है। तो मोस्टली कुछ सिस्टम्स में हम ऐसा देखते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल वैल्यू देते हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोल जब हम अप्लाई करते हैं, तो कुछ ऑफसेट रह जाता है। ऑफसेट का मतलब होता है स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। ऑफसेट हम यूज करते हैं वैल्यू के लिए, स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू के लिए। तो जैसे अभी हमने इसमें देखा कि k इज इक्वल टू 10 तक हम पहुंचे, तो हम 0.93 पे सेटल हो गए, लेकिन 1 तक फिर भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर, right? There is still some steady state error left in the output, ठीक है। So proportional action is actually an amplifier जो हमारे एरर सिग्नल पे एक्ट करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, सिग्नल सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाता है ताकि सिस्टम जो है एक्चुअल डिजायर्ड रिस्पॉन्स की तरफ इंक्रीजिंगली it can reach the desired response easily, but at the same time there is a physical limit to the extent of amplification जो हम अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एक तो हमारे एक्चुएटर की लिमिट होती है, एक्चुएटर कैन नॉट गो ऑन रिस्पॉन्डिंग इनफाइनाइटली फास्ट टाइम्स, तो उसकी एक फिजिकल लिमिट होगी। हम उसको भी हमें माइंड में रख के हमें सिग्नल डिसाइड करना होता है। एंड सेकेंडली,
जब आप सिस्टम की एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो इनपुट को तो ट्रैक करेगा ही करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिस्टर्बेंसेस को भी ट्रैक करना शुरू कर देगा, यानी कि इट इज गोइंग टू बिकम हाइपर एक्टिव टुवर्ड्स डिस्टर्बेंस ऑल्सो। तो अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा एनर्जी उसकी बढ़ा दी या एम्पलीफिकेशन बढ़ा दिया सिस्टम का, तो वो इनपुट को ट्रैक करने के साथ साथ अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस को भी ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो दीज आर द लिमिट्स कि हम प्रोपोर्शनल एक्शन लगा सकते हैं, एम्पलीफिकेशन लगा सकते हैं सिस्टम में, but of course it has to be under certain limitations, and those limitations are actually decided by these factors. Firstly, it is going to become increasingly sensitive towards disturbance also. Secondly, the actuator has some physical limit जिसे हम सुपरसीड नहीं कर सकते, and thirdly, अगर बहुत एक्सेस में एम्पलीफिकेशन कर दोगे या एक्सेस में एनर्जी को सप्लाई कर दोगे, देयर इज अ रिस्क दैट सिस्टम माइट बिकम अनस्टेबल। ठीक है, उसकी एनर्जी बियॉन्ड कंट्रोल जा सकती है। ठीक है, सो दैट कैन एक्चुअली रिजल्ट इनटू एन इन अनस्टेबल सिस्टम आल्सो। तो proportional control is very useful, rather I should say it is always essential in the system, but the value up to which you can actually apply proportional control has a limit. And the disadvantage that we have seen over here is that proportional action, जब भी हम pure proportional action अगर लगाते हैं तो हमेशा एक offset रह जाता है, या जिसे हम कहते हैं कि एक steady state error जो है वो response में रह जाता है। There is a steady state error present, और उसको overcome करने के लिए then researchers find out an additional action which is called the integral action. Is this much part clear to all of you? Proportional action clear hai sabko? Yes, ma'am. Anybody who did not understand, please let me know. Is it okay? Should we proceed? Yes or no? Yes, ma'am. Proceed. Yes, ma'am. Okay. So next we added another unit which is called the integral unit. Okay, यानी कि एक अब जो steady state error जो रह गया है system में, उसको overcome करने के लिए we are going to have a I control, that is integral control. अब integral control क्या होता है? The integral unit actually provides an increasing current as long as the deviation exists. Okay, the speed of the response depends upon the speed of increase in the current of I unit, that is whether it really stops at zero offset or whether the current continues to increase for a while. The later case results in an overshoot, and same phenomena takes place in the reverse direction. The more the I action, that is the faster the increase in current per unit time for a given deviation value, results in reduced stability of the system. Ti represents the time interval necessary for suitable integral action. Now, integration क्या होता है? Basically, integration actually works upon the cumulative error. अगर आप if you remember that integration is nothing but continuous signal का एक summation होता है वो, right? Integration means what? Accumulating? Yes or no? Yes, ma'am. Others are not answering anything. Yes, ma'am. Yes. So integral action basically क्या करता है? Integral action भी एक increasing energy provide करता है system को, लेकिन वो एक constant energy नहीं होती। वो क्या करता है? वो error को integrate करता जाएगा, और वो सिर्फ तब तक ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब तक एरर एग्जिस्ट करता है। वो जब वो एरर को इंटीग्रेट करता रहता है, as soon as the error becomes zero, or you can say as soon as the deviation becomes zero, it stops that energy. जहां पर हमने प्रोपोर्शनल की बात की थी, प्रोपोर्शनल जो है वो एक कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता ही रहेगा हर टाइम। ठीक है, एट ऑल द टाइम इंस्टेंट्स वो एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। लेकिन इंटीग्रल के केस में क्या होता है कि इट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दी क्यूमुलेटिव एरर। वो एरर को फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड टिल द टाइम इट इज कैलकुलेटिंग, वो एरर को इंटीग्रेट करता है और उस क्यूमुलेटिव एरर के ऊपर काम करता है। ठीक है, एंड
it is going to supply the additional energy only till the error exists. Once the error exists, the deviation becomes zero, or you can say the error becomes zero, it stops providing that additional energy. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ऑफसेट क्रिएट हो रहा था, जो हमारा स्टेडी स्टेट एरर प्रोड्यूस हो रहा था, वो ओवरकम हो जाता है. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे हमारा जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, तो हमने एक इनर्शिया पढ़ा हुआ है कि इनर्शिया का मतलब होता है सिस्टम टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट दैट इट इज इन विदाउट एनी ऑपोजिंग इफेक्ट. यानी अगर आप व्हेन यू आर रनिंग और सडनली आपको कोई रोकने की कोशिश करता है, तो ऑल्दो यू स्टॉप रनिंग बट स्टिल योर बॉडी इज इन मोशन, राइट. वो इनर्शिया का जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि हल्का सा हमेशा आपके मोशन का ओवरफ्लो होता है जब आप एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हो. वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है कि जब हम एक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है, हम एनर्जी कुछ एक स्पीड में सप्लाई करते हैं, यानी कि हम एक फास्ट रेट पे एनर्जी सिस्टम को सप्लाई करते हैं. तो जब वो डेविएशन या एरर जीरो हो जाता है, हम पीछे से एनर्जी को स्टॉप तो कर देते हैं, लेकिन सिस्टम की एनर्जी ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप नहीं होती कभी भी. ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सेस करंट हमेशा सिस्टम में चला जाता है जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं, और वो जो एक्सेस करंट है वो एक्चुअली में ओवरशूट को रिजल्ट करता है. यानी जैसे आपने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में कुछ ऑसिलेशंस आ रही थी, तो वो ऑसिलेशंस क्या है, वो ओवरशूट है या वो एक एक्सेस एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर आ जाती है. फिर क्या होता है, जब वो एक्सेस एनर्जी आ जाएगी तो ओवरशूट हो जाएगा. ओवरशूट आने का मतलब है कि फिर से एरर जनरेट हो गया, लेकिन अब की बार एरर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में एरर क्रिएट होगा, है ना. एक होता है कि 1 माइनस 0.8 किया आपने, और एक आपने किया 1 माइनस 1.2. जो सडनली एक एक्सेस करंट आया आपके सिस्टम में, उसकी वजह से आपका आउटपुट जो है वो 1.2 तक चला जाएगा. तो 1.2 तक जाने से क्या होगा कि फिर से एक एरर आ गया हमारे सिस्टम में 1 माइनस 1.2, बट इस बार क्या था, माइनस 0.2 का एरर है. तो अगर माइनस 0.2 का एरर होगा तो क्या होगा, सिस्टम में से एनर्जी विड्रॉ करना शुरू कर देगा हमारा कंट्रोलर. उसको पता चल गया कि एक्सेस एनर्जी हो गई है, तो वो एनर्जी या करंट को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा. जब वो विड्रॉ करेगा तब इट इज गोइंग टू स्टार्ट विड्रॉइंग एज लॉन्ग एज एरर एग्जिस्ट. ठीक है, जब तक वो 1.2 से 1 नहीं हो जाता तब तक वो एरर, वो सिग्नल को विड्रॉ करता चला जाएगा. लाइक दिस इट एक्चुअली ऑपरेट्स टिल द एक्चुअल वैल्यू सेटल्स एट 1. ठीक है, तो हमने बेसिकली इंटीग्रल में क्या किया, इंटीग्रल में हमने सिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा करंट हमने सप्लाई किया टू ओवरकम द स्टेडी स्टेट एरर. ठीक है, लेकिन ऑन वन कंडीशन कि जब तक डेविएशन या एरर एग्जिस्ट करता है सिर्फ तभी तक हमको करंट सप्लाई करना है. लेकिन सिस्टम का एक अपना जो इनर्शिया होता है उसकी वजह से एनर्जी सडनली स्टॉप नहीं होती. तो जैसे ही एरर जीरो हो जाएगा, सिस्टम की एनर्जी ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप नहीं होगी. सिस्टम में हमेशा थोड़ी सी एक्सेस एनर्जी का ओवरफ्लो होता है. एक्सेस एनर्जी ओवरफ्लो होने से क्या होगा कि जो आउटपुट 1 होना चाहिए था दैट माइट एक्सीड एंड देयर विल बी एन ओवरशूट. वो 1 की जगह 1.2 हो जाएगा. 1.2 होने से क्या होगा, फिर से एक नेगेटिव डायरेक्शन में एरर जनरेट हो जाएगा, और इंटीग्रल कंट्रोल जो है वो एनर्जी विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा या करंट को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा. जब वो करंट को विड्रॉ करेगा वो तब तक विड्रॉल एक्शन परफॉर्म करेगा जब तक कि एरर जीरो नहीं हो जाता. ठीक है, जैसे ही एरर जीरो होता है अगेन कुछ उसका अपना सिस्टम का इनर्शिया है जिसकी वजह से सडनली द फ्लो ऑफ करंट डजंट स्टॉप. तो वो रिवर्स डायरेक्शन में भी थोड़ा सा ज्यादा विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन लेस देन बिफोर. तो पहले क्या था, 1.2 पे चला गया, उसके बाद जब वो दोबारा हमने विड्रॉ किया तो वो सपोज 0.8 तक आया. 0.8 तक आने के बाद फिर से एक एरर जनरेट हो गया. फिर से जब वो एरर जनरेट होगा तो हम थोड़ा सा एनर्जी फिर से प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दिस एनर्जी विल बी लेस देन जो हमने शुरू में प्रोवाइड की थी. हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे. वो लास्ट टाइम शायद 1.2 तक गया था, लेकिन इस टाइम क्या होगा, वो 1.05 तक जाएगा, फिर वापस आना शुरू कर देगा. तो इस तरीके से इफ यू सी द एक्शन, इफ यू सी ओवर हियर, एक ओवरशूट आता है, फिर अंडरशूट आता है, फिर थोड़ा सा ओवरशूट आता है. ये ऑसिलेटरी एक्शन क्रिएट कर देता है
जो हमारा इंटीग्रल कंट्रोल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एरर, जो एरर का इंटीग्रेशन है उस पे वर्क करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करेगा सिर्फ तब तक जब तक एरर जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, या एरर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन सिस्टम का अपना एक इनर्शिया होता है जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो किसी भी डायरेक्शन में, एनर्जी इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम डज नॉट स्टॉप इमीडिएटली, जिसकी वजह से ये ओवरशूट और अंडरशूट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओवरशूट और अंडरशूट जो हो रहे हैं, जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। वो क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि जो इंटीग्रल कंट्रोल है आपका, वो एरर के डिपेंडेंट एनर्जी दे रहा है, वो एक कांस्टेंट एनर्जी नहीं दे रहा है पूरे टाइम सिस्टम को। जितना एरर होगा वो उसके हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करेगा सिस्टम को। तो इनिशियली क्या था, जब आपने जीरो से सिस्टम को स्टार्ट किया था तो एरर बहुत लार्ज था, सिस्टम को एक हाई एनर्जी चाहिए थी फाइनल आउटपुट तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब सिस्टम का एम्पलीट्यूड सपोज 1.2 या 0.8 तक आ चुका है, तो सिस्टम को जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे दैट विल बी नॉट दैट लार्ज। तो ओवरशूट और अंडरशूट जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे रिड्यूस होते होते फाइनली द ओवरशूट एंड अंडरशूट आर गोइंग टू वैनिश एंड फाइनली एक एक्चुअल वन लेवल पे सिस्टम सेटल हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनल जो हमारा आउटपुट आया स्टेडी स्टेट में, जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें से स्टेडी स्टेट एरर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ओके, सो दैट इज अ क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल एज वेल एज अ इंटीग्रल कंट्रोल, और उसे हम बोलते हैं पीआई कंट्रोलर, यानी कि प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल। नाउ इज दिस होल थिंग क्लियर टू यू?